जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और हमेशा की तरह आप लोग इस सेवा में समर्पित है, उपस्थित है आपका अपना राजकुमार। आइए तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक जिसके बिना इंग्लिश भी और ग्रामर भी दोनों ही चीज़ें अधूरी हैं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके बिना सबके सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसकी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करना भी अधूरा ही है। अगर इंग्लिश आपके एग्जाम में आती है तो ये ग्रामेटिकल टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आने ही वाला है, क्योंकि ये जो ग्रामेटिकल टॉपिक है ना, जो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से। जैसे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। अब इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है वो मैं बताने वाला हूं, और क्यों है वो मैं बताने वाला हूं। और फिर उस पार्ट ऑफ स्पीच को मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि उस पार्ट ऑफ स्पीच के बिना आपके टेंस का नॉलेज बिल्कुल अधूरा है। आपका टेंस मोस्टली उसी सारा का सारा टेंस उसी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, आपका जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं उस पार्ट ऑफ स्पीच का रिलेशन बहुत ज्यादा है उससे। और आपका प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो 30% प्रॉब्लम है, अगर उस पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छा नॉलेज आपको है तो मोस्टली प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो तड़कता भड़कता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एकदम मस्त वाला पार्ट ऑफ स्पीच। और उस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम है वर्ब। उस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम क्या है? वर्ब है दोस्तों। वर्ब ऐसा क्यों है? सबसे पहले ऐसा क्यों है वो, क्योंकि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब, अगर एक सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो बिल्कुल अधूरा है। अगर जो किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो भी सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं, किसी में प्रोनाउन नहीं है तो भी चलेगा, प्रेपोजिशन नहीं है तो भी चलेगा, और कंजक्शन नहीं है तो भी चलेगा, एडजेक्टिव नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस चल ही नहीं सकता, वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, खूबसूरत टॉपिक को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों की सेवा में हाजिर है इस टॉपिक के कुछ बड़ी जरूरी बातें। और सबसे पहले तो बताना यह है कि वर्ब होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब? क्या होता है वर्ब भाई? सोचो जरा। वर्ब 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 वर्ब, ये रहा वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। वर्ब मतलब क्या होता है बच्चे? एक्शन वर्ड। कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमें किसी भी सेंटेंस में किसी भी काम के होने का पता चले तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब वो कैसे? देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूं हेमा इज प्लेइंग चेस। मान लो हेमा चेस खेल रही है। क्या खेल रही है? अरे चेस तो गायब ही हो गया। मान लो हेमा खेल रही है क्या? चेस। अब इसमें काम क्या है? काम क्या है हमारा? खेलने का। सपोज दैट हमारा एक सेंटेंस है, हेमा इज प्लेइंग चेस। चेस खेल रही है हेमा, शतरंज खेल रही है। हेमा के साथ कौन खेल रहा है? धर्मेंद्र खेल रहा है। भाई हेमा जो है उसके साथ कौन खेलेगा? जोड़ी किसके बनेगी? धर्मेंद्र की ना। चलो आपस में दोनों चेस खेल रहे हैं। अब इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है? प्लेइंग। और ये क्या बता रहा है कि क्या काम हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो इसी तरीके से इस सेंटेंस में क्या चेस ने बताया क्या काम हो रहा है? नहीं। क्या हेमा ने बताया? नहीं। वो जो शब्द है जो काम के बारे में बता रहा है वो क्या है हमारा? प्लेइंग। प्ले एक वर्ब है। इसी तरीके से मतलब जो जो भी सेंटेंस है हमारा, उस सेंटेंस में काम के बारे में बताने वाला, एक्शन के बारे में बताने वाला वर्ब जो है वो क्या, सॉरी, एक्शन के बारे में बताने वाला वर्ड जो है वो क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। अब हेमा क्या है? हेमा तो नाउन है।
इज क्या है, इज भी वर्ब है, इज भी वर्ब है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब वर्ब के भी कई टाइप होते हैं। अगर मैं बात करूं, अब देखो मैंने आपको बताया कि वर्ब जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्यों है। अब टेंस की अगर जो बात करें, देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो मैं टेंस की बात करूं, अगर जो मैं ऐसा लिखूं कि हेमा वॉज प्लेइंग, हेमा प्लेज, हेमा विल प्ले, अगर जो इस तरीके से सेंटेंस लिखता हूं तो क्या होता है, देखो हेमा वॉज प्लेइंग, हेमा खेल रही थी, हेमा इज प्लेइंग, हेमा खेल रही है, हेमा प्लेज, हेमा खेलती है, हेमा विल प्ले, हेमा खेलेगी। तो इसका मतलब क्या है, अब इन सेंटेंसेस के, इस सेंटेंस का और इन तीन सेंटेंसेस के, सब चारों के चारों सेंटेंस के मीनिंग अलग अलग हैं। हेमा वही है, खेलना वही है, लेकिन मीनिंग फिर भी अलग अलग है। क्यों अलग है, देखो इसमें इज प्लेइंग, हेमा खेल रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की गई है, प्रेजेंट में जो काम कंटिन्यू है। हेमा वॉज प्लेइंग, हेमा खेल रही थी, मतलब पास्ट में जो कंटिन्यू था उसकी बात की गई है। हेमा प्लेज, हेमा खेलती है, हेमा की एक हैबिट बता रखी है कि हेमा खेलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हेमा विल प्ले, हेमा खेलेगी, आने वाले टाइम की बात बताई है, मतलब फ्यूचर की बात बताई है। अब फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों की अगर जो अलग अलग बात करनी है तो हमें क्या चेंज करना पड़ रहा है, हमें वर्ब चेंज करना पड़ रहा है। हमें सब्जेक्ट को या नाउन को, हेमा को चेंज नहीं करना पड़ रहा। मतलब टेंस के बारे में भी बताने वाला जो वर्ड है वो भी वर्ब है, मतलब वर्ब को चेंज करने से ही टेंस चेंज होता है। और टेंस में सारा का सारा खेल जो है वो वर्ब का ही है। अगर वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड आपको अच्छा सा नॉलेज है तो टेंस भी आपके आगे कुछ नहीं है, फिर टेंस तो यूं हो जाएगा, अगर वर्ब हो गया तो समझो टेंस भी हो गया। तो अभी हम वर्ब को डीपली पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, मतलब एकदम मक्खन मलाई जैसा तरीका होगा। तो आइए चलते हैं। अभी आपको पता लग गया ना कि वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। और एक ऐसा भी है कि वर्ब के बिना सेंटेंस ही नहीं बनता, और वर्ब अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। अगर जो मैं ऐसा लिख दूं गो, ये क्या है, जाना, वर्ब है। और ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। वो कैसे, अगर जो मैं किसी को कहना चाहता हूं जाओ, तो मैं कैसे कहूंगा, गो, जाओ। अब मैं कहूंगा किसी को बैठो, अगर वो बैठो कहना तो मैं सिंपल से क्या कह दूंगा, सिट। तो वर्ब का जो मीनिंग होता है ना, उस वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस को लिए हुए भी होता है। तो वर्ब पूरा सेंटेंस है। वर्ब को एक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत नहीं है। वर्ब के बिना सेंटेंस बनता नहीं है। और वर्ब ही है जो टेंस के बारे में बताने के लिए कि प्रेजेंट की बात की गई है या पास्ट की बात की गई है या फ्यूचर की बात की गई है, इन सारी बातों को बताने के लिए क्या चीज जरूरी है, वर्ब का होना ही जरूरी है। वर्ब की पहचान ही जरूरी है, वर्ब के फॉर्म की पहचान ही जरूरी है। तो आपको पता लग जाता है कि बात प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कौन से टेंस में की गई है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखो अब आगे आगे क्या पढ़ने वाले हैं वर्ब में। अब वर्ब में हम पढ़ने वाले हैं दो चीजें। वर्ब में जो बेसिकली दो चीजें पढ़ी जाती हैं वो पढ़ी जाती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आता है एग्जाम में, और जरूरी भी है, जैसे टेंस वगैरह, प्रेपोजिशन वगैरह है, वॉइस वगैरह, उसमें सब में फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। और टाइप्स ऑफ वर्ब, अब वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और कितने टाइप होते हैं, और फिर उनसे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, किस किस तरीके से उनकी पहचान होती है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं बताओ जरा। हम कहते हैं वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं भाई वर्ब के 5 फॉर्म, बताओ जरा। जैसे हम बोलते हैं एक तो V1 होता है, एक V2 होता है सर, एक V3 होता है, एक V4 होता है, और एक V5 होता है। V1 मतलब गो, V2 मतलब वेंट, ठीक है, और V3 मतलब गोन, और V4 मतलब गोइंग, और V5 मतलब गोज। यही पढ़ा है ना अब तक। तो वर्ब के इस तरीके से 5 फॉर्म बताए गए हैं। लेकिन मैं कहता हूं वर्ब के फॉर्म तो 8 भी हो सकते हैं ऐसे तो। वर्ब के फॉर्म 8 कैसे हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं एक ऐसी वर्ब की, चलो मैं आपको ये भी बताता हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा
यूज होने वाला इंग्लिश का वर्ड क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड वो क्या है, वो है बी हमारा, क्या है, बी। और इसी की 8 फॉर्म होती हैं, जैसे बी खुद, और बी की ही फॉर्म होती है इज, एम, आर, और बी की ही फॉर्म होती है वॉज, वर, और बी की फॉर्म आती है बीइंग, और बी की फॉर्म होती है बीन। तो अब टोटल देख लो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बी की टोटल कितनी फॉर्म होगी, बी की टोटल फॉर्म्स हो गई 8। कितनी फॉर्म हो गई, 8 फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से तो वर्ब की 8 फॉर्म भी हो सकती हैं, तो कितनी बना लो, मतलब हर वर्ड की 5 फॉर्म तो होती हैं, 5 तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन बी एक ऐसा वर्ब है जो 8 तरीके से भी लिखा जा सकता है। और बेसिकली बताया गया है वर्ब की मोस्टली 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये जो फॉर्म है ना, ये वाली गो फॉर्म और ये गोज फॉर्म, ये दोनों की दोनों फर्स्ट फॉर्म ही होती हैं। बस ये है कि इनका जो यूज है वो अलग अलग तरीके से होता है, होती दोनों ये फर्स्ट फॉर्म है। दोनों बताती प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ही है, दोनों बताती हैबिचुअल एक्शंस के बारे में ही है। तो समझ में आ गया। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है, या 3 फॉर्म होती है, या 8 फॉर्म होती है भाई। इससे मतलब अब ये वाला तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा ना क्वेश्चन कि हाँ भाई वर्ब की कितनी फॉर्म होती है बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक बेसिक बात बता दी मैंने आपको। तो अब देखो, ये तो होगी वर्ब के फॉर्म्स की बात, अगर जो जो मैंने की है। वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं भाई, 5 फॉर्म होते हैं, हमने सब। अब इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें, मतलब पूरी इंग्लिश में ये वर्ब के फॉर्म तो आपके आने वाले हैं। और वर्ब के टाइप कितने होते हैं भाई, बेसिकली वर्ब किस टाइप से स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमें कौन सा टाइप पढ़ना चाहिए। वर्ब के टाइप कितने होते हैं भाई, सो मैनी होते हैं। मैंने एक बार क्लास में पूछा कि बेटा वर्ब के कितने टाइप होते हैं बताओ जरा, तो बच्चे बोले सर बहुत सारे। तो सच में बहुत सारे टाइप होते हैं। अब उन बहुत सारे टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं, उन बहुत सारे टाइप्स को हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। और वो कैसे कैसे टाइप होते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको। तो चलो देखते हैं वर्ब के कितने टाइप होते हैं। ओहो, यहाँ पे लिख दिया मैंने फाइनाइट वर्ब्स, फिर लिख दिया मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फिर लिख दिया मैंने मेन वर्ब्स, और फिर लिख दिया मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना। तो ये तो 4 टाइप हो गए। लेकिन क्या सिर्फ 4 ही टाइप होते हैं, या फिर आगे भी कुछ टाइप होते हैं, वो सारी बातें देखते हैं। और फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ये भी सीखेंगे। मेन वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। मतलब वर्ब का ये बेसिक लेसन बता रहा हूं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के बिना वर्ब को समझना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर वो बेसिक चीजें आपको पता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, क्योंकि आने वाले लेसन्स में इनसे रिलेटेड जब चीजें मैं आपको समझाऊंगा और मैं किसी डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि ये वर्ब नॉन फाइनाइट होता है, इसीलिए इसके साथ ऐसा ऐसा रूल लागू होता है, और इससे इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। अगर आपको यही नहीं पता कि नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो मेरी बात तो आपको समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात हमें बेसिक चीजों का, बेसिक डेफिनेशंस का पता होना जरूरी है। क्लियर है। तो अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वो जरा हम सीखते हैं। और जिसको सीखना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में पास होने के लिए ये हमारा मजबूरी है। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं वो। एक और बात बता दूं, ये जो मेन वर्ब है ना और ऑक्सिलरी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब के ही पार्ट होते हैं। क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब तो बिल्कुल ही अलग चीज होती है, वो एज ए मेन वर्ब कभी यूज नहीं होती। ठीक है, क्लियर है। होती भी है, लेकिन देखो इंग्लिश में एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन नॉर्मली नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है। मेन वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ब की फॉर्म में यूज हो जाती है। चलो देखते हैं कि फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, फिर आगे मेन वर्ब के आगे क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब के पार्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इम्पर्सनल, ये तीनों पार्ट पढ़ने वाले हैं। फिर ट्रांजिटिव के क्या हो जाएंगे, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के प्राइमरी, मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल तो आपने पढ़े होंगे। और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के तीनों पार्ट को, बिल्कुल एकदम शुरू से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वर्ब के फॉर्म को लेकर के रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको इस लेसन में मिलेंगी। और इनसे रिलेटेड आपके 10th के, +1 के, +2 के एग्जाम में, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें किस तरह के प्रॉब्लम, किस तरीके के कॉमन एरर रिलेटेड प्रॉब्लम
और किस तरीके के सेंटेंस इंप्रूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, वो सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन वर्ब्स के बारे में कि ये वर्ब होते क्या हैं। आइए तो जानते हैं। देखो, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि ये जो वर्ब है, इस दुनिया की हर वर्ब फाइनाइट भी हो सकती है और नॉन फाइनाइट भी होती है, लेकिन उसकी फॉर्म पे, उसके यूज पे डिपेंड करता है कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। जैसे कि हम देखेंगे कुछ एग्जांपल से। चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दैट मैं लिखता हूं he wants to play। सपोज दैट मैंने सेंटेंस लिखा he wants to play cricket, और यही बात मैं लिखता हूं एक बार इससे, I want to play cricket। यही बात मैं फिर से लिखता हूं, I wanted to play cricket। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि वर्ब किस टाइम, किस तरीके से ये फाइनाइट बन जाती है और किस तरीके से नॉन फाइनाइट बन जाती है। तो ये चीज सीखने की है। अगर जो मैं यही बात लिखूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मान लो ये चीज हो गई। अब हमने ये चीज देख ली कि वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली जो बात है वो ये है। अब देखो इस सेंटेंस में, देखो इस सेंटेंस में ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, चाहता है वो। अब इसमें क्या है, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। और यहां पर क्या है, आई वॉन्टेड, सेकेंड फॉर्म आ गई है, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। तीनों सेंटेंस में एक ही बात को बताया गया है, लेकिन तीनों सेंटेंस में अलग अलग तरीके से, इन तीनों सेंटेंस में इस बात का मतलब अलग है। अब जैसे मैंने यहां पर ही सब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये वाला जो टेंस है ये भी प्रेजेंट है, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हमारी जो ये वाली वर्ब है ना, ये वाली, ये वर्ब है, ये दोनों में अलग अलग तरीके से लिखी गई है। टेंस सेम है तो सेम वर्ब आना चाहिए, लेकिन लिख दी अलग अलग फॉर्म में। एक में लिख दिया वांट्स, एस लगा दिया, और एक में लिख दिया वांट, नहीं लगाया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग है। ही के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इसीलिए मतलब सब्जेक्ट को चेंज करने की वजह से हमने क्या किया, वर्ब को चेंज कर दिया। सब्जेक्ट को चेंज करने की वजह से हमने क्या किया, वर्ब को चेंज कर दिया। बच्चे, वर्ब चेंज हो गई, सब्जेक्ट चेंज होने की। अब दूसरे सेंटेंस में, मतलब दूसरे और तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन फिर भी वर्ब चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सेम है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वर्ब चेंज हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर टेंस चेंज हो गया। ये प्रेजेंट है लेकिन ये पास्ट है। यहां पर क्या हुआ, टेंस चेंज हो गया। मतलब क्या है, वर्ब कब चेंज होती है, वर्ब का चेंज होना किस बात पे डिपेंड करता है, या तो सब्जेक्ट के चेंज होने पर या फिर टेंस के चेंज होने पर वर्ब चेंज हो जाती है। क्लियर है, चेंज हो रही है। अब दूसरी बात देखो, एक चीज और बताता हूं आप लोगों को मैं, वो चीज क्या है। अच्छा ये बताओ, इन तीनों सेंटेंस में टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, ये चेंज हुआ क्या? क्या सब्जेक्ट चेंज होने से इस पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या टेंस चेंज होने से इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि वर्ब ऐसी भी होती है, मतलब वर्ब को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि उस पे सेंटेंस में टेंस का
या फिर सेंटेंस के सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई फर्क ना पड़े। वर्ब दो तरीके से यूज हो सकती है, एक तो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है, या फिर उस पे टेंस का और सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी टेंस हो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अपनी में मस्ती में मस्त है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो अब इस केस में हम कैसे पहचानेंगे कि फाइनाइट क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है? इतनी बात समझ में आई? शायद आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। तो अब देखो जो मैं आपको बात बताने वाला हूं कि फाइनाइट क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है। तो सारे साफ कर दिया था मैंने, फाइनाइट क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है। देखो बेटा, जब वर्ब चेंज हो जाए, जब वर्ब चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू क्या टेंस, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। उस केस में वर्ब को बोला जाता है फाइनाइट वर्ब। क्या बोला जाता है? फाइनाइट वर्ब। और जब चेंज ना हो, चेंज ना हो तो क्या बोला जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोला जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। जब भी वर्ब चेंज हो रही है, और इस दुनिया की सारी वर्ब फाइनाइट भी होती हैं और नॉन फाइनाइट भी, ऐसा नहीं है कि ये वर्ब जो है, ये 2-4-5 हजार वर्ब जो है फाइनाइट है और 2-4-5 हजार वर्ब नॉन फाइनाइट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है इसके यूज पे कि कहां सेंटेंस में इसको यूज किया गया, किस तरीके से यूज किया गया है, तो हम बताएंगे कि ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। तो अब देखो, अगर जो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वर्ब अपनी मस्ती में मस्त है, चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट है। जैसे अब इनमें देखो, अब इनमें क्या है, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज हो रही है, और जो मेन वर्ब है ये चेंज नहीं हो रही है। तो ये वाली वर्ब क्या हो गई? फाइनाइट। इस केस में ये क्या वर्ब हो गई? फाइनाइट। और ये क्या वर्ब हो गई? नॉन फाइनाइट। मैंने कहा था ना एक्सेप्शन है कि मेन वर्ब मोस्टली क्या होती है? फाइनाइट ही होती है, लेकिन एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जिसे नॉन फाइनाइट भी हो सकती है। तो अभी क्या है, ये वर्ब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एम आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट चेंज हो गया तो इज आ गया, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो वोज आ गया। तो मतलब यहां पर वर्ब चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि टेंस पास्ट है, प्रेजेंट है, सब्जेक्ट ही है, आई है, दे है, कुछ भी है, प्लेइंग तो प्लेइंग ही रहेगा। समझ में आ गया? अब एक चीज और बता देता हूं, अब ये जो प्ले है, ये जो प्ले है, जो दोनों के दोनों दोनों टाइप में क्या है? नॉन फाइनाइट है। क्या ये फाइनाइट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर जो मैं इसको ऐसा लिखूं, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया तो नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा बेटा, पर लेकिन नोट्स ऐसे बन जाएंगे ना, कितनी मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। अगर जो मैं इसी प्ले वर्ब को ऐसे लिखूं, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, अगर ऐसा लिखूं, अब मुझे ये बताओ, ये जो प्ले वर्ड है, जो वहां पर चेंज नहीं हो रहा था, यहां पर ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब ये प्ले चेंज हो रहा है तो इसका मतलब अब ये नॉन फाइनाइट फॉर्म में नहीं है, फाइनाइट फॉर्म में है। इसमें चेंज नहीं हो रहा तो नॉन फाइनाइट है, इसमें चेंज हो रहा है तो ये फाइनाइट है। समझ में आ गया? तो वर्ब के यूज पे डिपेंड करता है कि वो वर्ब फाइनाइट कहलाएगी या नॉन फाइनाइट कहलाएगी। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी बातें बताई, बेटा ये इतनी सारी बातें बताना इसलिए जरूरी था ताकि यहाँ पे दिमाग में ये चीजें बिठा लेना, ताकि जब आगे बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक, नियर अबाउट 20 टॉपिक्स है, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा टेंस है, आर्टिकल है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं यार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये है वो है। तो 20 के करीब टॉपिक हैं, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। अभी तो एसएससी मेंस के एग्जाम में जो है एक और टॉपिक जुड़ गया है जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, होमोनिम्स। ठीक है, तो वो भी पढ़ाए जाएंगे, तो डोंट वरी, प्रीलिम्स और मेंस कोई भी एग्जाम है आपका, एसएससी सीजीएल है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, बैंक पीयू है, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम है, और इंग्लिश बोलना भी आपको सिखाया जाएगा इस चैनल पे। मतलब इंग्लिश से रिलेटेड, वो आयल्स है, पीटी है, मतलब आने वाले नियर अबाउट 1 ईयर में इस चैनल पे इतना ज्यादा पढ़ा दूंगा कि आपको किसी भी तरह की एग्जाम के लिए, किसी भी तरीके की इंग्लिश के लिए,
कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं पड़ेगा, बस बने रहिए, लगे रहिए। तो आगे देखते हैं। अब ये वाली वर्ब यहां पर प्ले क्या हो गया, ये जो प्ले दिया है अब इसको हम बोलेंगे फाइनाइट, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, ये है चेंज, चेंज हो रहा है इसमें, इसीलिए फाइनाइट बोलेंगे। तो वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर वो चेंज किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, फाइनाइट। और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज किया जा रहा है, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जा रहा है तो फाइनाइट कहलाती है। और जब टेंस और सब्जेक्ट के चेंज होने से वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में मस्त रहती है, तो उस केस में उसको नॉन फाइनाइट बोल देते हैं। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में आपको पता लग चुका है। और अब हम चलते हैं इनके टाइप की तरफ। तो भाई नॉन फाइनाइट के जो टाइप होते हैं ना बेटा जी, फाइनाइट के तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ये दो टाइप होते हैं और इन्हीं के आगे चलते हैं। तो नॉन फाइनाइट से भी थोड़ा रूबरू करा दूं मैं आपको। नॉन फाइनाइट में जो है, देखो मैं साथ साथ इसको वाइप तो कर रहा हूं, इसको डिलीट कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन फाइनाइट के जो टाइप होते हैं बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, फाइनाइट के तो मैंने लिख दिए, मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है। नॉन फाइनाइट भी किसी किसी केस में, एक्सेप्शनल केस में एज अ मेन वर्ब यूज हो जाती है। तो अब क्या नॉन फाइनाइट के टाइप क्या होते हैं बच्चे, नॉन फाइनाइट के टाइप होते हैं इन्फिनिटिव्स, ठीक है, और जीरंड होते हैं बच्चे, ठीक है, और होते हैं हमारे पार्टिसिपल्स। क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स। ये तीन टाइप होते हैं हमारे किसके, नॉन फाइनाइट के। अब इनके भी आगे टाइप होते हैं, एक बार जरा हम डिस्कस कर ले अच्छे से पहले कि क्या क्या होता है। इन्फिनिटिव्स के दो टाइप होते हैं बच्चे, कौन कौन से, बेयर इन्फिनिटिव, क्या होते हैं दोस्तों, बेयर इन्फिनिटिव्स। और क्या होते हैं, टू इन्फिनिटिव्स, टू इन्फिनिटिव्स। ये सारी चीजें, टू इन्फिनिटिव क्या होते हैं, बेयर क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है, सब पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी, चिंता मत करना। अब जीरंड क्या होते हैं, जीरंड में अगर वर्ब के साथ मान लो इस तरीके से लिख दिया जाए गोइंग, ठीक है, तो ये हमारा जीरंड हो जाएगा। अब जीरंड क्या होता है, मान लो जीरंड में इस तरीके से लिख दिया जाए प्लेइंग, रनिंग, गोइंग भी ठीक था, प्लेइंग लिखा जाए, रनिंग लिख दिया जाए, कुछ भी लिखे। पार्टिसिपल भी दो तरीके होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट में क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी आ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। इसी तरीके से हमारा जो है वो आपके बहुत सारे टाइप हैं। अब कितने टाइप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सारे पढ़ेंगे भाई, जरूरी है। अगर अंग्रेजी अच्छे से आना आपको चाहते हो कि आपको अंग्रेजी अच्छे से आ जाए तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, करने से होगा, ठीक है, पढ़ने से होगा भैया, ऐसे तो नहीं होगा। अब हम मेन वर्ब्स की बात कर लेते हैं। मेन वर्ब हमारे कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं बच्चे, और ऑक्सिलरी वर्ब भी तीन तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अब मेन वर्ब जो है हमारे तीन तरह के मेन वर्ब हैं, और बेटा हम इसको पढ़ने वाले हैं। और वैसे ट्रांजिटिव का बता दूं, ये भी दो तरीके का होता है, एक डाई और एक मोनो। मोनो पहले लिख देते हैं, मोनो एंड डाई, क्लियर है, मोनो एंड डाई, ओके। इंट्रांजिटिव एक ही तरह का होता है, इम्पर्सनल भी एक ही तरह का होता है, इनके कोई टाइप वाइप नहीं होते। तो अभी क्या है, अभी हम पहले पढ़ने वाले हैं कि ये ट्रांजिटिव होता क्या है ये ट्रांजिटिव, क्या क्या मतलब है ट्रांजिटिव, क्या होता क्या ट्रांजिटिव, पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्यों नहीं, देखो मजा आएगा अभी पढ़ने में। अभी इसको भी, इसकी भी पहचान करेंगे, और इससे रिलेटेड क्यों इस जरूरी है कि ट्रांजिटिव क्या होता है ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, अभी बताएगा आपको अपना राज। समझ में आ गया, चलो देखो अभी फिर, अभी मजा आने वाला है। ट्रांजिटिव विद एग्जांपल बताया जाएगा, आप लोग डोंट वरी अबाउट दैट, कम ऑन, जैसे मैं कहता हूं ही किल्ड अ स्नेक, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। एक और एग्जांपल लिखो, अब शी लिख देते हैं ना, शी बुरा मान जाएगी नहीं, तो ही से ही सारे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। शी इज डांसिंग ऑन द
ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ये मिट गया क्या? अच्छा तू भी मिट गया क्या? क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, तो शी इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, एक एग्जाम्पल और लिखो। शी इज, ठीक है, स्लीपिंग, वो सो रही है। शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है। शी इज लाफिंग, वो हंस रही है, ठीक है। शी इज रनिंग, वो दौड़ रही है। इस तरीके से कुछ भी आ जाएगा। अब एक सेंटेंस और लिख लो भैया बस, उसके बाद समझाता हूँ कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, किस तरीके से प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड। तो देखो अभी, नोबिता हेल्प्ड सुजुका, नोबिता ने सुजुका की हेल्प की, ठीक है। क्लियर है? तो अभी क्या है, हमने लिख दिए यहाँ पर कितने सेंटेंसेस? 4 सेंटेंसेस। अभी 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे क्यों हैं, इसका रीजन क्या है लिखने का, वो बात जरा हम समझते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या है, वर्ब क्या है, किल। किल मैंने मार देना, जान से मार देना। यहाँ क्या है, डांस, और यहाँ क्या है, स्लीप, और यहाँ क्या है, हेल्प। ये हमारी 4 अलग अलग वर्ब यूज हुई है, समझ ना जरा। अगर जो ये सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट इस काम को करेगा, तो इसका जो इफेक्ट है वापिस इस पे तो नहीं जाएगा। मतलब ही अगर जो किल करेगा तो ही खुद मरेगा क्या? नहीं, वापिस इस पे नहीं जाएगा, आगे जाएगा। अगर जो सब्जेक्ट किल कर रहा है तो मरेगा क्या? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पता होगा ना कि क्या होता है। मैंने एक बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम कराई, सॉरी वीडियो बनाई है, वो जरा देख लेना। इस तरीके से डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं है, सिंपल बोर्ड पे, फिर भी देख लेना। और आपको पता ही होगा यार सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसके साथ वो काम को कर रहा है, बात खत्म। तो अभी क्या है, जब इस सब्जेक्ट ने इस वर्ब को किया तो उसका इफेक्ट कहां गया? ऑब्जेक्ट पे गया। क्लियर है? अब इस सब्जेक्ट ने इस वर्ब को किया, इस सब्जेक्ट ने क्या किया? इस वर्ब को किया। तो जब शी इज द डांसिंग, जब वो नाच रही है, तो उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? आगे फ्लोर पे। फ्लोर पे जाएगा क्या? बताओ, किस पे जाएगा? इस फ्लोर पे जाएगा। अगर वो नाच रही है तो क्या पसीना किसको आएगा? फ्लोर को। थकावट किसको होगी? फ्लोर को। मजा किसको आएगा? फ्लोर को। अरे नहीं, सब कुछ इसी के साथ होगा। वो नाच रही तो पसीना भी इसको आएगा, थकावट भी इसको होगी, नाचने में मजा भी इसको आएगा, फ्लोर को थोड़ी ना आएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये जो वर्ब है इसका इफेक्ट वापस कहां गया? सब्जेक्ट पे। कहां गया बच्चे? सब्जेक्ट पे। इस वर्ब का इफेक्ट किस पे आया? ऑब्जेक्ट पे। इस वर्ब का मतलब ऐसी ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका इफेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट पे, और कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे ना जाकर के सब्जेक्ट पे जाता है। अगर बोल रहा हूं शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है, तो नींद किसको आ रही है? थकान किसकी दूर हो रही है? सब्जेक्ट की ना। और यहां पर तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। शी इज स्लीपिंग अगर मैं बोलूं इन द बेड, बिस्तर में सो रही है, ऐसा हो सकता है, हम लिख सकते हैं आगे। अब बोलते हैं नोबिता हेल्प्ड सुजुका, नोबिता ने सुजुका की हेल्प की। अब एक बात बताओ, अब नोबिता क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, सुजुका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब अगर नोबिता हेल्प करेगा तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? किसको, किसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी? अगर वो नोबिता ने हेल्प की सुजुका की तो प्रॉब्लम किसकी सोल्व हुई? सुजुका की ना। मतलब इसका इफेक्ट कहां गया? सुजुका पे, ऑब्जेक्ट पे। तो मतलब ऐसी ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें किसी का इफेक्ट वापस सब्जेक्ट पे जाता है और किसी का इफेक्ट आगे ट्रांसफर हो जाता है। मतलब आगे क्या हो जाता है? ट्रांसफर होकर के ऑब्जेक्ट पे उसका इफेक्ट पड़ जाता है, सब्जेक्ट पे इफेक्ट वापस नहीं पड़ता। तो अब दो तरह की वर्ब हो गई इस, जिसमें से एक का इफेक्ट तो पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे, आगे आगे चल रहा है, आगे ट्रांसफर हो रहा है उसका इफेक्ट, और एक का इफेक्ट वापस सब्जेक्ट पे आ रहा है। तो अब इन दो तरह की वर्ब में हम देखेंगे कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांसफर, ट्रांजिटिव ट्रांसफर मतलब जिसका इफेक्ट आगे ट्रांसफर हो जाए, जिसका इफेक्ट आगे ट्रांसफर हो जाए, ऐसी वर्ब जिसका इफेक्ट आगे ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर,
ट्रांजिटिव, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव बोलते हैं। और जिसका इफेक्ट आगे ट्रांसफर ना होकर के वापस सब्जेक्ट पे चला जाए उसको क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव बोलते हैं। क्लियर है? तो ये वाली जो वर्ब है वो क्या है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है बच्चे। कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये वाली जो वर्ब है वो हमारी क्या है दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों? इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ में आ गया? अब बोलोगे सर समझ में तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम कैसे आएगी वो तो बता दो। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो तो बता दो। और क्यों बता रहे हो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? रीजन क्या है? देखो, एक बार डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूं। देखो, जब हमने एक ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आया। इस वर्ब के और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं कोई प्रेपोजिशन टू, इन, ऑन, विद यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। अब मैंने एक इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया और इसके बाद आगे सेंटेंस को बढ़ाया तो ये ओन आ गया। यहां पे तो खैर मैंने बढ़ाया ही नहीं, ओन आ गया। अगर मैं बढ़ाता, शी इज स्लीपिंग इन द बेड, ऐसे लिखता तो इन आता ना, इन द बेड। आता कि नहीं आता? इन द बेड आता। तो इसका मतलब जब इसके आगे सेंटेंस बढ़ाऊंगा तो प्रेपोजिशन का यूज होगा, लेकिन ट्रांजिटिव के आगे जब सेंटेंस बढ़ाऊंगा तो किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। अगर मैं बोलूं नोबिता हेल्प्ड इन सुजुका, तो इन तो नहीं आएगा। ऑन सुजुका नहीं आएगा। और बोलूं ही किल्ड विद अ स्नेक, वो तो नहीं आएगा। ही किल्ड टू अ स्नेक, टू तो नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ये जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इनके बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो हमें किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, उनके बाद जब कोई हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं या ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो हमें एक प्रेपोजिशन की, एक लिंकिंग प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जबरदस्ती प्रेपोजिशन को घुसा करके एग्जामिनर प्रॉब्लम देता है, जबकि वहां नहीं आनी चाहिए। एग्जाम में मोस्टली क्या होता है, मोस्टली टीचर पढ़ाते हैं कि ये हमारी प्रेपोजिशन जब पढ़ाते हैं तो ये हमारी कुछ वर्ब्स हैं, इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। लेकिन हमें अगर बेसिक ही पता है कि क्यों नहीं आता, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है। अब चाहे वो 30 40 50 वर्ब ना होकर के 1000 हो, हमें पता है कि ये वर्ब है, इसका इफेक्ट आगे जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, और ये क्या है? ट्रांजिटिव है। तो अरे ये प्रेपोजिशन कैसे इसके साथ यूज कर दिया? तो नहीं होगा। बाकी एक्सेप्शन है, वो प्रेपोजिशन जब पढ़ाऊंगा तो वो भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। और इंट्रांजिटिव है और प्रेपोजिशन नहीं है तो भी गलत है कि प्रेपोजिशन एक आना चाहिए यहां पर। तो इस तरीके से प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में भी हमें क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है। 20 से 30% प्रॉब्लम जो एग्जाम में आती हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड, वो इससे सोल्व हो जाती हैं, आपको थोड़े से वर्ब के बेसिक पता होने से। तो अभी समझ में आ गया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या है? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो मोस्टली बुक में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये इम्पर्सनल क्या है? तो अब इन इम्पर्सनल के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं कि इम्पर्सनल वर्ब क्या होती हैं। बड़ी आसान होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, पॉसिबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबल? एक हमारा वर्ड है पॉसिबल, संभव, और इसका उल्टा क्या है? इम्पॉसिबल, असंभव, उल्टा। ऐसे ही देखो, इम्पर्सनल क्या है? ये इम्पर्सनल है। क्या है? इम्पर्सनल मतलब पर्सनल का उल्टा। क्या है? मतलब पर्सनल जो वर्ड होता है इसका उल्टा। क्लियर है? जैसे मैं बोलूं इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अब मैं कहूं आई एम रेनिंग, मैं बारिश कर रहा हूं, गॉड इज रेनिंग, मतलब ऐसा तो नहीं बोलते ना। मतलब ऐसी वर्ब जो कि इंसान पर्सनली नहीं कर सकता। बारिश का होना, हवाओं का चलना, झरनों का बहना, नदियों का बहना, इस तरीके की जो वर्ब होती है मोस्टली नेचुरल, उनको इम्पर्सनल वर्ब बोलते हैं। कभी भी कोई वर्ब किसी नेचुरल फेनोमेना को बताने के लिए यूज हो जिसको इंसान खुद नहीं करता, वो बस अपने आप होती हैं, नेचुरली होती हैं, तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोल देते हैं? इम्पर्सनल वर्ब बोल देते हैं। इससे रिलेटेड वर्ब बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब हम इन इम्पर्सनल वर्ब को नॉन फाइनाइट से रिलेट करते हैं, नॉन फाइनाइट से रिलेट करते हैं, नॉन फाइनाइट में जब हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, तो वहां याद रखना कि इम्पर्सनल वर्ब क्या होती है, वहां इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो जब हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल तो बताएंगे इम्पर्सनल वर्ब से रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा
कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, क्यों होता है, क्यों पढ़ाया है, व्हाई दिस कोलाबरेडी, ऐसा क्यों किया गया है। तो आई थिंक यू हैव गॉट एवरीथिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द मोनो ट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव। क्या होता है मोनो और डाई। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब मुनि। मुनि एक संस्कृत का वर्ड है, मुनि, मुनि जी बोलते हैं जैसे, अरे ये तो मुनि जी हैं, ये महाराज जी हैं, ये तपस्वी जी हैं। तो मुनि, मोनो मतलब सिंगल, मुनि मतलब एक ऐसा, कहते हैं ना ऋषि मुनि, ऋषि मतलब रिसर्चर, और मुनि मतलब मोनो, मोनो मतलब जिसके जैसा। अब रिसर्चर तो एक तरह के बहुत सारे रिसर्चर हो सकते हैं, लेकिन मुनि मतलब जो एक ही तरह का अपने आप में, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, मतलब मोनो मतलब सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, ये वर्ड हमारा संस्कृत से ही आया है, बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश के जो किससे आते हैं, संस्कृत से आते हैं। सिंगल, लेकिन उसको तो हम भूल चुके हैं, डाई मतलब डबल। अब ये सिंगल सिंगल क्या है और ये डबल डबल क्या है, वो देखते हैं कि मोनो डाई का मतलब क्या है। मोनो सिंगल और डाई सिंगल, जब आपको मैंने वॉइस पढ़ा है, वॉइस में मोनो और मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव दोनों तरीके के एक्टिव पैसिव मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। जो मैंने वॉइस का लेसन नंबर 2 करा है उसमें करा रखे हैं, जरा देख लेना। तो कि मतलब मोनो और डाई क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो अगर जो मैं ऐसा बोलूं, ही किल्ड अ स्नेक, फिर से स्नेक आ गया, फिर से बेचारा सांप मारा गया, ही किल्ड अ स्नेक। और अब मैं ऐसा बोलूं, ही किल्ड हिज एनिमी, ठीक है, ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड हिज एनिमी। अगर जो मैंने ऐसा लिख दिया, दो सेंटेंस लिख दिए, मतलब इस वर्ब से मैंने दो सेंटेंस लिख दिए, जिसमें एक में तो क्या आ गया, स्नेक आ गया, और एक में आ गया एनिमी। उसने क्या मारा, सांप मारा। उसने किसको मारा, अपने दुश्मन को मारा। तो स्नेक क्या बता रहा है हमें, वट, और किसको क्या बता रहा है हमें, होम, इंसान है ये। एनिमी मतलब दुश्मन, दुश्मन कोई जानवर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इंसान का दुश्मन इंसान ही होता है। ही किल्ड द स्नेक, वट, उसने क्या मारा, सांप मारा। उसने किसको मारा, दुश्मन को मारा, दोस्त को मार दिया, बीवी को मार दिया, किसी को ही मार दिया। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा मतलब किल के साथ। अब ऐसा मैंने क्यों बताया आप लोगों को, मतलब रीजन क्या है, क्योंकि मैं इस बात से आपको बताने वाला हूं इन एग्जाम्पल से कि मोनो क्या होता है, ड्राई डाई क्या होता है। क्लियर है। अब देखो, अब ऐसा ही मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं, ही टीचेस, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, ही टीचेस अस, वो हमें पढ़ाता है। ठीक है, वो क्या पढ़ाता है, वट, अंग्रेजी। किसको पढ़ाता है, हुम, किसको पढ़ाता है, हमें पढ़ाता है। तो अभी क्या है, टीच, टीच जो हमारा वर्ब है, इसके साथ भी क्या आया, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट हो गए। क्लियर है। अब आगे की बात देखिए, जो समझाने वाला हूं, कैसे पता लगेगा कि मोनोडाई क्या है। चलो ये तो लिखा रहने देते हैं, वट, मतलब समझ जाना। अब मैं इसको लिखता हूं, मैं लिखता हूं ही किल्ड अ स्नेक टू हिज एनिमी, ही किल्ड अ स्नेक टू हिज एनिमी। और यहां लिखता हूं ही टीचेस इंग्लिश टू अस, ही टीचेस इंग्लिश टू अस। अब देखो, वो पढ़ाता है अंग्रेजी हमें, ये तो सेंस बन रही है। लेकिन ही किल्ड अ स्नेक, उसने मारा सांप अपने दुश्मन को, ये तो नहीं हो रहा, यहां तो सेंस ही नहीं बन रही। मतलब ये ऐसी वर्ब है जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेंस नहीं बनती, लेकिन ये ऐसी वर्ब है जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेंस बनती है। ठीक है, तो जिस वर्ब के साथ सिंगल ही ऑब्जेक्ट आ सकता है, दो दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से यूज नहीं होते, वो क्या है, मोनो। क्या है, मोनो ट्रांजिटिव है। क्या है, मोनो। जिसके साथ दो सिंगल ऑब्जेक्ट आए तब भी सेंस बन रही है, और डबल ऑब्जेक्ट आए तो भी सेंस बन रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाई ट्रांजिटिव। समझ में आ गया।
अब मोनो ट्रांजिटिव का जो एक्टिव से पैसिव है वो एक ही तरीके से बनता है, लेकिन डाई ट्रांजिटिव का एक्टिव से पैसिव दो तरीके से बनता है। मतलब इसके दो दो पैसिव होते हैं। पैसिव वॉइस सुना ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मोनो ट्रांजिटिव का एक्टिव का पैसिव एक ही तरीके का होता है, डाई ट्रांजिटिव का एक्टिव का पैसिव दो तरीके से बन सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वॉइस जब आप पढ़ोगे, वॉइस वाला टॉपिक अगर आप पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ लेना। आपके चैनल पे पूरा का पूरा वॉइस वाला टॉपिक विद एग्जांपल विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अर्पण कर रखा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो मोनोडाई समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारे मेन वर्ब, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए मेन वर्ब। अब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आती है वो भी देखेंगे हम, लेकिन पहले हाँ, पहले थोड़ा सा ऑक्सिलरी वर्ब का इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर नहीं तो बोलोगे सर मेन वर्ब तो बता दिया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं भाई? एक तो हैव और एक डू और एक बी। हैव, हैज, हैड, तीनों फॉर्म, डू, डज, डिड, डन, सभी के सब, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मॉडल कौन से होते हैं? जैसे आप पढ़ते हो कैन, कुड, मे, माइट, विल, shall, should, ought to, would, must। ठीक है, तो हमारे 10 वर्ड है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ought to, मस्ट और वुड। ये हमारे 10 वर्ड क्या होते हैं? मोडाल्स होते हैं। क्या होते हैं? मोडाल्स होते हैं। और मार्जिनल क्या होते हैं? मार्जिनल होते हैं बच्चे नीड टू, डेयर टू। क्या होते हैं? नीड टू और डेयर टू, ये हमारे क्या होते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब नीड टू, डेयर टू को उसमें क्यों नहीं रखा गया? हाँ, एक और भी है बड़ा ही बहुत ज्यादा जरूरी, यूज टू। तो ऑक्सिलरी वर्ब इन सबसे रिलेटेड, मतलब जो मोडाल्स हैं वो सारे के सारे वर्ब वाले टॉपिक में आ जाते हैं, इसका कोई अलग से टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें भी हम वर्ब में, सारे मोडाल्स क्या प्रॉब्लम होते हैं, कैन कुड कहाँ यूज होता है, किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है और वैसे क्या होता है, तो सारी चीजें। तो आगे चलते हैं। देखो, तो समझ में आ गया। तो ये हम ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ने वाला है, लेकिन थोड़ी सी बात हम मेन वर्ब की कर लें। हाँ भाई, मेन वर्ब के फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाला है। अब मेन वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम आता कैसा है एग्जाम में, किस तरह का प्रॉब्लम मेन वर्ब से रिलेटेड पूछा जाता है? एक तो वर्ब टू वर्ब। अब बोलोगे सर ये क्या है, वर्ब टू वर्ब क्या है? ठीक है, ये वर्ब टू नाउन क्या है, वर्ब टू एडजेक्टिव क्या है, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम। थोड़ा वर्ब टू वर्ब का एग्जांपल दे देता हूं, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा ही। अब वर्ब टू वर्ब का एग्जांपल क्या है हमारा, देखो, जैसे मैं कहता हूं ही डैश टू हिज फादर। मान लो इस तरीके से आपका आ गया क्वेश्चन, आ गया एग्जाम में, कॉमन एरर में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। और ऑप्शन आ गए, ही लाइज, ही लेज, ही लाइंग, और डी ऑप्शन हो गया आपका ही लेट। ये हमारे 3 ऑप्शन हो गए। लाइज, लेज, लेज माने चिप्स वाला नहीं है ये, दूसरा है लाइंग और लेट। चलो एक सेंटेंस और बता देता हूं। इस तरीके से क्वेश्चन एक तो फेलर में आ सकता है, शी लेड डाउन हर luggage and laid on the sofa।
ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस आ सकता है, ऐसे स्लैश दे देगा, ऐसे स्लैश दे देगा, ऐसे स्लैश, और फिर लिख देगा लास्ट में नो। अगर वो मान लो इस तरीके का सेंटेंस, अब इससे भी आ जाता है, इससे भी। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो देखो। अभी क्या हमारे ये सेंटेंस है, आपकी सेवा में जो हाजिर है, 2 सेंटेंस है। अब इसका क्या मतलब है, वो अपने पिता से झूठ बोलता है। क्या करता है, झूठ बोलता है। अब इसका क्या मतलब है कि उसने अपना सामान नीचे रखा और लेट गई सोफे पे। क्या कर दिया, सोफे पे लेट गई, उसने अपना सामान नीचे रखा और सोफे पे लेट गई। अभी क्या है, यहां पर ये जो हमारा वर्ड है ना, ये वाला सारा खेल इसका है। ये वाला जो वर्ड है, सारा खेल इसके कंफ्यूजन का है। मैंने बोला वर्ब टू वर्ब, क्या बोला, वर्ब टू वर्ब प्रॉब्लम कैसी आती है, किस तरीके की पूछी जाती है आपके एग्जाम में, वो चीज बता रहा हूं। अब वो क्या पूछी जाती है, जैसे अब यहां पर आपको पता है कि वो अपने पिता से झूठ बोलता है। अब यहां पर लाइंग है, तो यहां पर तो भी झूठ बोल रहा है, इज आना चाहिए। इज तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो वैसे ही कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है, अभी बता देता हूं। इसका मतलब होता है रख देना, इस तरीके से हॉरिजेंटली किसी भी चीज को, नॉट वर्टिकली, हॉरिजेंटली किसी चीज को रख देना, टेबल लगा देना। ठीक है, तो ये वो वाला हो गया, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब ये वाला है और ये वाला है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो वो झूठ बोलता है। झूठ बोलना, जब हम वर्ब की बात करेंगे और फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे, तो झूठ बोलना का मतलब क्या होता है, लाई। ऑप्शन क्या है, ये। इस ले का मतलब क्या होता है, इस तरीके से रख देना। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो लाई यहां पर क्या आने वाला है, ए ऑप्शन आने वाला है। हमारा आंसर क्या है, ए। अब इसमें देखते हैं, इसमें पहले पार्ट में एरर है या फिर दूसरे पार्ट में एरर है, तीसरे पार्ट में एरर है। जाहिर सी बात है पहले या तीसरे में होगी, दूसरे में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि एरर आ जाए। तो अभी देखो, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, बड़ी अच्छी बात ये तो समझ में आ गया ना, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी देखो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो इसको हम कर देते हैं साफ, और इसकी जगह हम लिखेंगे लाई, लाइड और लाइट। फिर हम लिखेंगे लाई, ले और लेन, और फिर हम लिखेंगे ले, लेज और लेट। क्लियर है। अब हमारे पास 3 वर्ब हैं, ये इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। लाई, लाइड, लाइड है, तो क्या होगा, इसका मीनिंग झूठ बोलना। क्या होगा बच्चे, झूठ बोलना, झूठ बोलना। अब लाई, ले, लेन है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेटना। क्या होगा बच्चे, लेटना। और लाई, लेड, ले, लेड, लेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, रख देना। रख देना होगा, अंडे देना होगा, टेबल लगाना, लेदा टेबल, टेबल लगा दो। ठीक है ना, लेदा लगेज, लगेज रख दो। ठीक है, इस तरीके से। हैंस ले एग, मुर्गी अंडे देती है, मुर्गी अंडे निकाल के रख देती है ना, ऐसे ऐसे खड़ा तो नहीं रखती अंडे को, ऐसे लिटा के रखती है। तो हैंस जो है ले एग, तो मुर्गी अंडे, अंडे देने के लिए भी होता है। अब अगर जो मैं बात करूं इस वर्ड की, अगर जो मैं बात करूं बच्चे इस वर्ड की, तो इस वर्ड का मीनिंग यहां क्या निकल रहा है भाई, इस वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है। अब मैं बोलता हूं कि उसने अपना सामान रख दिया, तो रखने की हिंदी क्या, सॉरी रखने की क्या होती है, स्पेलिंग ये होती है, तो ये तो ठीक हो गई। अब लेटने की क्या होती है, सेकंड फॉर्म, ये सेकंड है, तो यहां पर भी सेकंड ये आएगी ना। अगर मैं यही यहां पे रख दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, उसने सामान रखा और सोफे पे अंडे दे दिए। मतलब लेट है तो अंडे देना, या सोफे पे खुद को भी रख दिया। ठीक है ना, तो वो तो सोफे पे लेट गई, लेट गई के लिए हमारा क्या वर्ड यूज होगा, ये यूज होगा, सेकंड फॉर्म, लाई की सेकंड फॉर्म। बेटा देखो यहां पे फर्स्ट फॉर्म सेम है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी तो ठीक है, लेकिन लाइड कर देंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, झूठ बोलना हो जाएगा। और सेकंड फॉर्म में ले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, लेटना हो जाएगा। और फर्स्ट फॉर्म में ले लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रखना हो जाएगा। तो मतलब इंग्लिश इतनी टिपिकल है भी और टिपिकल नहीं भी है। अगर जो थोड़ा सा ढंग से ध्यान से दिल लगा के पढ़ोगे तो ये मजेदार भी है और सीखने की बातें भी हैं और एग्जाम को क्रैक कराने वाली भी है। अगर आप लोगों को अरे यार बोरिंग हो रहा है यार, ये ऐसा नहीं बेटा। क्या होता है, कई चीजें ना बोरिंग होती हैं, लेकिन हमें ना करना पड़ता है, जरूरी होता है वो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है बेटा, सी पार्ट में एरर है,
इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में CHSL के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू वर्ब, अभी मैंने क्या किया, वर्ब टू वर्ब, और इस तरीके की कितनी सारी वर्ब्स हैं, क्या 2 4 6 वर्ब्स हैं या फिर बहुत सारी वर्ब्स हैं तो बहुत सारी, लेकिन कुछ एक ऐसी वर्ब है जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। वो सारी की सारी वर्ब, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो सारी मैं बताऊंगा। वर्ब टू नाउन प्रॉब्लम कैसी होती है और किस तरीके कौन कौन से वर्ब को कौन कौन से नाउन से रिलेट करके प्रॉब्लम दी जाती है वो भी बताऊंगा। और कौन कौन से वर्ब को एडजेक्टिव से रिलेट करके किस किस तरह के एडजेक्टिव से रिलेट करके प्रॉब्लम दी जाती है वो भी, और वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड तो प्रॉब्लम हमने बतानी ही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव।